सो आज हमारे साथ है जतिन, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे आए थे। एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन का कोर्स उन्होंने लिया था। हम जानेंगे उनसे क्या उन्होंने स्टडी किया है, अभी कौन से वर्क वीज़ा पे है, अभी कैसे उनको फील्ड जॉब मिल गई, खास करके इनकी जो कॉलेज थी सेट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड इसके साथ ही भाई ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था। सो कैसे आप यहाँ पे कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके पैसा कमा सकते हो ताकि आपको पार्ट टाइम जॉब की भी ज़रूरत ना पड़े, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। एंड अगर नए हो, पहली बार आ रहे हो, तो सब्सक्राइब कर देना। सो आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे तो ऑडियंस को, आपने क्या पढ़ाई की है, आप कब आए थे, क्या पढ़ाई की है और अभी क्या कर रहे हो। तो जैसे कि आपने पहले इंट्रोड्यूस किया मेरे को, मेरा नाम जतिन जोशी है। मैं बेसिकली इंडिया पंजाब से हूँ, लुधियाना पंजाब। एंड मैं यहाँ पे सेट कॉलेज में आया था बैक इन सितंबर 2022 में। और मेरा प्रोग्राम था एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो कि 2 साल का डिप्लोमा है। एंड बात करूं मेरी जर्नी की, तो जर्नी बहुत अच्छी रही है। ऑनेस्टली बोलूं तो स्ट्रगलिंग भरी रही है। स्ट्रगल कोई भी बच्चे को करनी पड़ती है यहाँ पे आके। एंड आप जो भी पूछें आपको बताता हूँ मैं, जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ज्ञानधन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हमारे स्पॉन्सर है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो अब्रॉड हायर एजुकेशन के लिए, तो फिर आपको चाहिए होगा स्टडी लोन। एंड आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे स्टडी लोन देने वाला है ज्ञानधन। वो मेक श्योर करता है कि आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे स्टडी लोन मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी कंट्री में जाना चाहो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, कुछ भी हो गया, किसी भी कंट्री में स्टडी लोन के लिए ये सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दिलाएंगे। सबसे फटाफट प्रोसेस हो जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात, सबसे यूनिक बात, स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदे वाली बात, कि आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। ये ज्ञानधन इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर स्टूडेंट्स से 1 रुपया भी ये लोग नहीं लेते। एंड आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिलाएंगे। सो इसके लिए अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो वो फ्री टूल, उनका एलिजिबिलिटी लोन चेक का, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो फटाफट आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक है वहाँ पे क्लिक कीजिए, वो फॉर्म फिल कीजिए, एंड देन ज्ञानधन विल टेक केयर ऑफ यू। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने वर्क वीज़ा पे हूँ। पहले स्टडी परमिट पे था, और उसके बाद जब मेरी स्टडीज़ ख़त्म हो गई, मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। एंड लकीली 1 मंथ में आ गया। वैसे वर्क परमिट आने का टाइम 1 से 2 मंथ का है, बट अपना लकीली 1 मंथ में आ गया। एंड स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया, बट लकीली मेरे को कनाडा की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स कंपनी में जॉब लग गई, जिसका नाम है कैनेडियन नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड। उसमें मैं अब इंटर्नशिप कर रहा हूँ इन रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो कि 8 मंथ्स की इंटर्नशिप। और ये आपकी फील्ड के रिलेटेड ही है, राइट? बिल्कुल मेरे फील्ड के रिलेटेड, आपके फील्ड के। सो भाई, फील्ड जॉब मिलना अभी कनाडा में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम ये पूरा इन डिटेल जानेंगे कि भाई ने कैसे फील्ड जॉब क्रैक की, भाई ने कैसे डायरेक्टर भी रह चुके हैं अपने स्टूडेंट बोर्ड के। सो इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सब के ऊपर आने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि भाई आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे आने का सोचा क्यों आपने, और यही कंट्री क्यों, वाई कनाडा ओवर अदर कंट्री? ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा बड़ा भाई पहले यहाँ पे मतलब अभी भी है, रह रहा है। तो सबसे पहले वो आया 2017 में। तो उस टाइम पे लाइक अपने पेरेंट्स का जैसे होता है कि सपना सा ही होता है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे। तो वो सीन था हमारे भी एक्चुअली। अब पंजाब में तो मोस्टली सबको पता है कि बाहर का ट्रेंड ज़्यादा है। तो उस टाइम पे भाई पहले आया, फिर भाई ने अपनी अच्छी एजुकेशन करी, जॉब पे लगा। उसके बाद मेरे पापा का ज़्यादा मन था कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी भेजूँ यहाँ पे। तो फिर मैंने भी अप्लाई किया, फिर मेरा यहाँ के लिए आ गया। और अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊँ कि कैलगरी क्यों आया मैं, लाइक हमारे यहाँ पे कनाडा में बहुत सारी प्रोविंसेस हैं, बट कैलगरी ही क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई ब्रदर। बिकॉज मेरा ब्रदर टोरंटो ओंटारियो में आया था, और उसका एक्सपीरियंस ओंटारियो में अच्छा रहा, लेकिन नॉट दैट मच, बिकॉज वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है। एंड एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, तो उसने मेरे लिए कैलगरी चूज़ किया एक्चुअली। ओके, हाँ। एंड अगर मैं अब बताऊँ तो इट्स बेस्ट। उसने उस टाइम पे जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया। आज के टाइम पे कैलगरी इज़ वे बेटर देन अदर प्रोविंसेस। No, definitely agree to this point because भाई
जो अभी जो दूसरी जगह पे आए ना, वो भी बहुत सारे लोग यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं कैलगरी में। डेली मेरे को कुछ लोग मिलते हैं, वैंकूवर से आ रहे हैं, वो कुछ टोरंटो से आ रहे हैं, कुछ क्यूबेक से आ रहे हैं, और सबका एक ही रीज़न है कि भाई खर्चा ज़्यादा है। जो बाकी के सिटीज़ है वो टोटली अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं, वहाँ पे रहना इतना मुश्किल हो रहा है कि भाई बात ही जाने दो। सो इसके ऊपर हम बात करते हैं, उसके पहले मैं थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा। पंजाब ऑलरेडी हम सबको पता है, पंजाब में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन आप अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहो कि भाई किस लेवल का क्रेज़ है और क्या कैसा क्रेज़ है, क्या सोचते हैं लोग वहाँ पे? लेवल की बात बताऊं तो इंडिया में सबसे पहला जो स्टेट खाली होने जा रहा है वो पंजाब है। अच्छा। पंजाब की सारी जनता बाहर है। अगर आप पंजाब के किसी भी शहर में चले जाओ, उसके हर मोहल्ले में चले जाओ, तो दूसरे घर में हर बच्चा बाहर होगा उनका, या अच्छा। कोई ना कोई फैमिली मेंबर उनका बाहर होगा ही होगा। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या क्रेज है ऐसा लोगों में, बस उनका माइंडसेट ऐसा है कि हमने 12th खत्म करी, अपनी हाई स्कूल खत्म करी, आइल्स करो, चलो बाहर। और मोस्टली क्या है कि लोगों की जो फैमिलीज वगैरह है या बैकग्राउंड है उनका यहाँ पे कनाडा में वेल सेटल्ड है, तो वो यहाँ पे आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की हम बात करें, वहाँ पे थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर हम पंजाबियों की बात करें तो कनाडा में ज़्यादा है। नहीं, डेफिनेटली। और ये एक ट्रेंड जो मैंने भी देखा कि जो पंजाबी बच्चे ज़्यादातर 12th के बाद आ रहे हैं, उसका क्या रीज़न? उसका यही रीज़न है कि देखो, द मेन रीज़न इज टू अर्न मनी। सबके लिए यही एक रीज़न है कि बाहर आना है, पैसा कमाना है, ऐश करनी है। तो पंजाबियों का भी यही माइंडसेट है कि हम वहाँ पे डिग्री करेंगे, उस पर खर्चा आएगा, इससे बढ़िया कि हम पहले अच्छा सा इन्वेस्ट करके बाहर आ जाएं और फिर पढ़ाई ख़त्म करें, उसके साथ फिर पैसा कमाना शुरू कर दें। पंजाबियों का क्या है कि थोड़ा सा उनको अच्छे से ऐश की लाइफ जीना पसंद है। हाँ, दिखता भी है। हाँ, अच्छा खाएंगे, पिएंगे, कमाएंगे, फिर उड़ाएंगे। हाँ। ये सीन है पंजाबियों में। वो टोटली कॉन्ट्रास्ट विद गुजराती पीपल। हाँ, वो सेव नहीं करते पंजाबी। हाँ, सेव नहीं करते। वो मेरे को पता है, मेरे कुछ फ्रेंड बहुत ही ज्यादा तगड़ा कमाते, हाँ। लेकिन वो कहते हैं भाई अगर ऑन हैंड मनी देखे तो भाई नहीं होगा हमारे पास एट एनी टाइम। ये बात सही कि है। भाई उनको शौक होता है। और आपको एक बात और बताऊं, ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये ट्रेंड अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत खराब ट्रेंड है। कौन सा वाला, बाहर आने का या बाहर आने का? ओके। बिकॉज पहले का टाइम कुछ और था और आज का टाइम कुछ और है। आज कनाडा में अगर आप आ रहे हो तो आपके लिए रहने के लिए घर नहीं है यहाँ पे, करने को काम नहीं है, क्या करोगे आप आके? यहाँ पे बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि इंटरनेशनल बच्चे आ रहे हैं और वो लोग बाहर गाड़ियों में सो रहे हैं या कोई शेल्टर। यस, एंड बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ऐसे, बाहर कोई ना कोई शेल्टर है, वहाँ पे सो रहे हैं। अच्छा। करने को काम नहीं है, बस कॉलेज जाते हैं, आ जाते हैं वापस। ये काम हो रहा है। हाउसिंग क्राइसिस आ रखी है बाहर कनाडा में। ओके, सो हाउसिंग क्राइसिस रियल है। इट्स रियल। आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो आने वाला टाइम चल ही रही है इन्फ्लेशन तो। और ये जो आपने सीन बताया कैलगरी में, अपने सिटी में भी दिखता है ऐसा? यस, हाउसिंग क्राइसिस सभी सारे कहीं। आई डिडंट न्यू दिस। बच्चे बाहर रहते हैं। बच्चे बाहर रहते हैं। और विंटर में क्या करेंगे? विंटर में भी यही सीन है। बाप रे। अगर किसी को लाइक जिनके पेरेंट्स तो अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ जी बहुत सारा पैसा भेज दो यहाँ पे उनके बच्चों के लिए, तो वो घर ले लेंगे ना रेंट पे। अब जिनका नहीं है, जो बड़ी मुश्किलों से लोन लेके आए हैं यहाँ पे, उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत है ना। दिक्कत वो गाड़ियों में उनको रहना पड़ता है मजबूरी में, और कुछ नहीं कर सकते। आ तो गए यहाँ पे, अब जा भी नहीं सकते क्योंकि लोन का पैसा है, तो भाई भरेंगे कैसे? इंडिया जाके तो 25-30 लाख लगा के आता है बच्चा, तो कैसे जाने का सोच रहे हैं। और तो पंजाब का ये सीन है मुझको। और क्या अभी ट्रेंड में बदलाव दिख रहा है आपको कि भाई थोड़ा बाहर जाने का क्रेज थोड़ा कम हो रहा है? मतलब गुजरात में बहुत दिख रहा है, एंड ओवरऑल 75% डिक्रीज हुआ है कनाडा। इसके पीछे भी एक रीजन है। हाँ। कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वो तो है ही। इतनी मेजर रिस्ट्रिक्शंस कि हम स्टडी परमिट पे कैप लगा रहे हैं, हम वर्क परमिट पे कैप लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जीआईसी इंक्रीज कर दी है। तो अब जिसके पास मोटा पैसा है वही आएगा। अब आम आदमी जो मिडिल लेवल का है या लोअर लेवल का है, वो बहुत सोच के आएगा। सोचना ही पड़ेगा भाई। करके ट्रेंड अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिक्रीज दिक्कत हो रहा है। मैंने सुना पंजाब में वो जमीन वमीन बेच के भी लोग आ जाते हैं। यस,
ये स्टोरी रियल है। पंजाब में लाइक जो छोटी सिटीज़ में लोग रहते हैं या कुछ गाँव में लोग रहते हैं, वहाँ पे उनके पास मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ देयर लैंड, देयर फार्मर्स, राइट। तो अब बच्चों का मन होता है कि हमें बाहर जाना है, तो उनके माँ बाप और क्या ही कर सकते हैं, उनको अपनी लैंड बेचनी पड़ती है या फिर कहीं से लोन लेना पड़ता है लैंड को गिरवी रख के, तो फिर वहाँ से पैसे लगा के आते हैं। और तभी ये बच्चे अगर एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, शेल्टर होम्स में रहते हैं, जैसे आपने बताया बाहर रहते हैं, वो जा भी नहीं सकते वापस, नहीं जा सकते, तो फंस गए बुरे, डे ट्रैप है ये तो पूरा कि पूरा भाई वापस भी नहीं जा पाएंगे, इधर भी कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो आपने बताया कैनेडियन बच्चों के दिमाग में ऐसा सपना होता है, या फिर वो भी उसके भी कुछ रीजंस होंगे कि भाई कोई लोगों की लाइफस्टाइल देख ली, जो पहले के लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत ही फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाई है, ऐसा है उन्होंने कुछ ऐसा है। अब मान लो हम यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स वगैरह इंडिया में हैं, हम ऐसे वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, अब वो तो हमारे पीछे की आलीशान बिल्डिंग है देखेंगे कि हाँ जी क्या बढ़िया माहौल में रह रहे हो, तुम तो ऐश कर रहे हो जी, तुम तो मोटा पैसा कमा रहे हो, मोटा पैसा, उनको क्या पता कि हम कैसी लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे। जो स्ट्रगल है वो हमको पता है, और कोई दिखाना भी नहीं चाहता, हम नहीं दिखाना चाहते। अभी का मैं बताऊंगा कि हमारी जो जनरेशन है वो अभी भी वोकल है कि भाई जितनी स्ट्रगल है वो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हम भी कुछ वीडियो में दिखाते हैं। दूसरी जो एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है कि दोनों साइड लोगों को पता होनी चाहिए। जो पहले की जनरेशन आई थी उन्होंने जो यहाँ की स्ट्रगल से यहाँ की रियलिटी पूरी छिपा दी है बेसिकली, उन्होंने सिर्फ अच्छा दिखाया, घर गाड़ी बंगला मकान आईफोन, ट्रुथ किसी ने नहीं दिखाया। अगर असली ट्रुथ देखना है तो यू हैव टू कम हियर। नहीं ये तो भाई हम कहीं पे थोड़ा बहुत चलो अपने काम के बाद या स्टडी के बाद घूमने चले गए है ना, तो हमने कहीं पे फोटो डाल दी, अब लोग तो ये बोलेंगे कि ये तो बच्चा ऐश कर रहा है, आईफोन ले रहा है भाई, उनको क्या पता आईफोन, या वो मतलब जो ये होमलेस होते वो भी लेके घूमते हर एक सेकंड, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है आईफोन के अलावा, और क्या सैमसंग गूगल पिक और ये आईफोन के अलावा। सो ये बेसिकली ये हुआ है कि भाई ये सपने दिखा दिए गए उनको, वो ब्लाइंडली देख रहे हो, दूसरा साइड देख नहीं पा रहे, यस, एंड समहाउ वो अपने पेरेंट्स को बेचने पे मजबूर कर रहे हैं कि कह लो कि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। वो असली ट्रुथ चाहकर भी देखना नहीं, मतलब उनको देखना नहीं है, मन नहीं है उनको देखने का। उनको बस जो अच्छी चीजें दिख रही है उन पे फोकस है, रियल ट्रुथ पे नहीं उनको ध्यान देना। देखा जाएगा जो होगा वो, तो देखते हैं, स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे आके, मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, मारते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। नहीं उसके बारे में हम आते हैं इन डिटेल में, लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे आ जाते हैं वो यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत सफ़र करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पहले से मन बना के रखा है कनाडा जाएंगे, आईफोन लेंगे, मस्टैंग लेंगे, कॉमन है कि वहाँ, सो वो लोग यहाँ पे आके ले भी लेते हैं, फिर फाइनेंशियली सफ़र करते हैं। यस, ये बात सही है। मैं बोलूँगा सभी पंजाबियों का माइंडसेट तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पंजाबी ऐसे हैं जो जिनका चलो थोड़ा बहुत अच्छा बैकग्राउंड था पहले, पर अब नहीं रहा क्योंकि वो बाहर आ गए। तो उनका क्या माइंडसेट है कि हाँ जी हम कनाडा में पहले दिन पैर धरेंगे, अगले दिन आईफोन, उससे 2 दिन बाद मस्टैंग, तो पैसा सारा खर्च हो गया इनका, जो जीआईसी थी वो सब सारी लगा दी इन्होंने, क्या करें अब फिर फाइनेंशियली तो इनको दिक्कत आएंगी ना काफी। अब घर के खर्चे हैं, यहाँ पे ग्रोसरी देनी है, फिर मोबाइल का बिल, मोबाइल ले लिया आपने आईफोन, उसका बिल दो, ठीक है, और मस्टैंग ले लिया आपने, उसकी किस्तें दो, उसकी इंश्योरेंस दो, बहुत कुछ है पैसा, फिर वही मस्टैंग लेके वो उबर करना पड़ेगा फिर, आई गेस उबर करते हैं। हाँ मैंने 1-2 बार उबर बुलवाई थी, तो भाई बड़ी गाड़ी आ रही है, और फिर मैंने पूछा क्यों भाई उबर करने की जरूरत पड़ी, मतलब ऑडी BMW लेके घूम रहे, बोले भाई इसकी किस्तें कौन भरेगा। तो भाई मेरे को पता चला तो हाँ ऐसा होता है। नहीं, फाइनेंशियली अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, मतलब आना चाहते अभी भी जो लोग स्पेसिफिकली पंजाब से, एंड बाकी के लोग भी जहाँ पे भी जो भी लोग ऐसे माइंडसेट लेके आते हैं, उनको ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई, क्योंकि यहाँ पे कैसा सिस्टम बना है, पूरा सिस्टम इतना स्लिपरी है कि आप यहाँ पे आते ही इन सारी चीज़ों में फिसल जाओ। इजी एंट्री है, आईफोन लेना है आज ही दे देंगे आपको, लेकिन फिर वो ट्रैप है,
वो लूप में फंस ही जाओगे भाई। हर महीने जब किस्तें देनी पड़ेगी ना, हर एक में एंट्री बैरियर नहीं है, गाड़ी भी लेनी है आप ले पाओगे, मस्टैंग भी आप छोड़वा दोगे, लेकिन भाई वो लेके घर पे रखने का, वो फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे एंड फिर निकल भी नहीं पाओगे वहाँ से। सो ये जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है, फाइनेंशियली फ्रूगल होना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। सो मूविंग अहेड भाई, अभी हम चलते हैं थोड़ा आपके एकेडमिक्स पे, कि आपने यहाँ पे जो कोर्स लिया है, आप स्टडी परमिट पे आए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज का आपने जो कोर्स लिया, उसका स्कोप कैसा है बेसिकली पीछे? एक्चुअली मेरा शुरू से इंटरेस्ट था बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में। मेरे को अच्छा लगता था, लाइक हमारा बैक होम भी फ्लोर मिल का बिजनेस है, तो मैं देखता था कि कैसे ये लोग रन करते हैं, पापा दादाजी वगैरह, तो और सीखने की इच्छा थी। तो फिर जब मन बना यहाँ पे आने का, एंड फिर हमने कोर्सेज देखने शुरू करे। एक्चुअली मैंने 12th में कॉमर्स रखी थी, इसीलिए कि बिजनेस सीखूंगा, बट उस टाइम पे मैथ्स नहीं थी मेरे पास। अब यहाँ पे एक्चुअली मेरा मन था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स लूँ, लेकिन सेट में मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड थी। लेकिन उसी के साथ का लाइक सिमिलर कोर्स अवेलेबल था विदाउट मैथमेटिक्स, तो लाइक ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और इस कोर्स करने के बाद इस कोर्स करने का बेनिफिट भी मेरे को मिला। इसमें एक तो मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखी, सॉफ्टवेयर सीखे जो कि लेटेस्ट चल रहे हैं इंडस्ट्री में, जो करंट सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं जो भी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, एंड माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस करे, एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेशंस जो कि हाई इन डिमांड है, जिसके करके मेरे को ये जॉब मिली। वो एक बहुत प्लस पॉइंट था। एंड फिर इसका स्कोप की बात करें तो स्कोप काफ़ी अच्छा है। किसी भी आप कंपनी में चले जाओ या किसी भी बिजनेस में चले जाओ, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा चाहिए ही चाहिए ना। कोई भी आप अकाउंटेंट लगा लो, कोई ऑडिटर लगा लो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लगा लो, हर कंपनी में आपको चाहिए कोई डेटा एंट्री करने वाला है। तो इसका स्कोप तो अच्छा है, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स लिया था। और आप 12th के बाद आए थे? मैं एक्चुअली 12th के बाद ही आना था, लेकिन मेरा जो वीज़ा एक बार रिफ्यूज़ हो गया था। फिर उस टाइम पे मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। एक्चुअली जहाँ पे मैंने आइट्स पढ़ी थी, फिर वहीं पे मैंने टीच कराने लग गया। फिर 6 मंथ्स मैंने आइट्स टीच करी वहाँ पे। बढ़िया है। उसके बाद फिर दोबारा फाइल लगाई, फिर मैं आया। सो एक ये बहुत सारे जो व्यूअर्स है उनको जानना होता है हमारे को कि क्या 12th के बाद आना चाहिए आज की सिचुएशन में? ऑनेस्टली इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो? आपको जल्दी ही बाहर जाके वो स्ट्रगल देखनी है या फिर आपको पहले इंडिया में सीखना है, उसके बाद चीज़ें एक्सप्लोर करनी है? तो ये लोगों के माइंडसेट पे डिपेंड होता है। एंड मैं एक अगर यहाँ के पर्सपेक्टिव से देखें कि जो पीआर है, जॉब्स है, उन सब के अकॉर्डिंग अगर हमको देखना हो तो क्या 12th के बाद आना अच्छा रहेगा या फिर अंडरग्रेड के बाद, बैचलर्स के बाद? बैचलर्स के बाद एक्चुअली ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप आते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो जॉब अच्छी मिल जाती है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक एंट्री लेवल की जॉब मिलेगी, राइट? अगर आप 12th के बाद आते हो तो इट्स ऑब्वियस कि आपको एंट्री लेवल की जॉब से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव गॉट नो एक्सपीरियंस, राइट? सो अगर आप इंडिया से कुछ ना कुछ करके आते हो तो आपको पहले से समझ होती है, तो यू कैन ग्रैब अ बेटर अपॉर्चुनिटी। एंड क्या पीआर के पॉइंट इकट्ठा हो जाते हैं? यस, हो जाएंगे। कैसे? पीआर लाइक यहाँ पे पीआर के डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। अगर हम अपने अल्बर्टा की बात करें तो पीएनपी होती है ना, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रीम्स हैं। बाकी जो मेन चलता है वो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम CRS का। तो उसमें अगर आप डिग्री करके आते हो तो कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं आपके। अगर आप 12th के बाद आते हो तो नहीं आते। हाँ, 12th के बाद पॉइंट्स नहीं होते। बिल्कुल पॉइंट्स नहीं होते। अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन यहाँ पे रह रहा है, लाइक आपका कोई भाई बहन है, तो उसका थोड़ा बहुत उसका भी 10-15 ही मिलता है भाई, बस, उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बस हाँ, ये बेनिफिट है। लेकिन CRS में तो पॉइंट होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आज के टाइम पे CRS जो जा रहा है स्कोर बहुत हाई जा रहा है। 12th के बाद क्या, अभी जो बैचलर्स वाले जो हम लोग आए थे उनको भी डिफिकल्टी फेस होगी। तो 12th के बाद ये दिक्कत होती है। एक ही आपके पास जरिए बच जाता है, मतलब लीगली, फिर LMI वो सब में मैं अभी नहीं जाना चाहता, बट PNP बच जाता है। yes. और PNP गवर्नमेंट के हाथ में, सो रिस्क रहेगा
बेसिकली जितना मैंने देखा है कि अगर पीएनपी बीच में भी हमारा बंद हो गया था, बहुत सारे प्रोविंस ने बंद करके रखा है। और बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं अब तो हाँ बहुत, गवर्नमेंट ने। या और उसमें भी आपका फील्ड जॉब होना चाहिए, ये आपका एनओसी कोड मैच करना चाहिए। एनओसी कोड मैच करना चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस होती है। सो अगर पॉसिबल है तो बीटेक के बाद आना चाहिए। हाँ ये अच्छा है। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, अच्छा जल्दी विजन देख रहे हो सेटल होने का, राइट, तो फिर इट्स बेटर टू कंप्लीट योर डिग्री इन इंडिया फर्स्ट। ओके, या मूविंग ऑन, आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि भाई अगर कोई बच्चे आते हैं तो उनको कैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने जो की है वो कैसे उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये बहुत लोग देखते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता। सो इसमें से भी पैसा कैसे कमाया जा सकता है, क्या क्या हेल्प करता है आपके करियर में, इसके बारे में आप बताना चाहें। आपने क्या किया था, आप क्या थे और कैसे हेल्प किया? ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैंने कॉलेज स्टार्ट करी थी तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था इतना, ना लाइक लोगों से बात करना आता था, या कोई भी जो अच्छी लेवल पे मैनेजमेंट लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं उनसे कैसे बात करें, क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, पहले किसी को कुछ नहीं पता होता, राइट। और मोस्टली अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो उनका माइंडसेट यही होता है कि वो बस कॉलेज आएंगे, क्लास लगाएंगे, चले जाएंगे। क्लास भी नहीं लगाते कुछ आधे लोग क्लास भी नहीं लगाते आधे बच्चे तो बाकी फिर काम पे चले जाएंगे, घर आ जाएंगे, दैट्स इट। उनका ये रूटीन होता है। अगर तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, राइट, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। इट्स ऑब्वियस, आपको घर पे बैठे नहीं रहना। आपके कंफर्ट जोन में जब तक आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, राइट। सो यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एंड अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो आज मुझे प्राउड होता है कि मैंने सेट से स्टडी करी है। सेट इज़ बेस्ट एक्चुअली। इसकी स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं और इसका लेवल बाकी कॉलेजेस से काफ़ी ऊपर है। एंड स्टडीज़ के साथ साथ मैंने जब मैं आया था सितंबर में, मैंने वॉलंटियरिंग स्टार्ट करी। तो वॉलंटियरिंग मैं बोलूँगा एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अच्छे कनेक्शंस बना सकते हो लोगों के साथ, राइट। लोगों को जान सकते हो, लोग आपको पहचानेंगे कि हाँ जी ये बच्चा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है आपको कोई भी कॉलेज। वो बच्चे के मन में होना चाहिए कि आपको करना है, नहीं करना है, राइट। बच्चों के मन में होता है कि पैसा कमाना है। हाँ, एक बार वो जो पैसा दिखना हाथ में आने लगता है ना, तो फिर होता है कि भाई और करो, और 30 घंटे के 40 करो, 40 के 50 करो, 60 करो। एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग हो जाती है ना। तो हाँ, सॉर्ट ऑफ। कभी भी लालच खत्म नहीं होता। हाँ, वो उसका कोई एंड ही नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने वॉलंटियरिंग स्टार्ट करी शुरू में। अच्छा लगा मेरे को एक्चुअली किसी ने एडवाइस दी थी भी तो वॉलंटियरिंग कर, थोड़ा बहुत तेरे लिए अच्छा रहेगा अगर तू कुछ अच्छा करना चाहता है। मेरे ब्रदर का बहुत सपोर्ट था, बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे ब्रदर का ही एक्चुअली। जैसा जैसा वो बताता है, बिकॉज उसने एक्सपीरियंस करा हुआ है, राइट, पहले से। तो वो मैंने बहुत ध्यान में रखा, वॉलंटियरिंग करी। उसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई कि इलेक्शंस हो रहे थे। तो हर कॉलेज में एक स्टूडेंट एसोसिएशन होती है जिसके हर साल इलेक्शंस होते हैं, राइट। तो मेरा मन था कि मैं इस चीज़ के लिए जाऊं। हारना जीतना वो बात की बात है, अपना बेस्ट दो, राइट। अब मेरे को अच्छा लगता था, मेरे को शुरू से अच्छा लगता था कि मैं लोगों से बात करूं, मिलूं, नए फ्रेंड्स बनाऊं, राइट, और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, उनके बारे में पता लगेगा, राइट। तो फिर मैंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और उनके पास उस टाइम पे 9 सीट्स अवेलेबल थी, 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं स्टूडेंट एसोसिएशन में। तो अब उस टाइम पे मैंने अपना नाम दे दिया एज अ नॉमिनेशन। तो फिर बाद में पता लगा कि 50 बच्चे और लाइक अराउंड 50-55 बच्चे इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी नर्वस भी हुआ कि इतना बड़ा कॉलेज है और बाहर की दुनिया है, राइट, हमें कुछ भी नहीं पता होता, इतना भी कौन ही वोट देगा मेरे को, तो ना। तो फिर थोड़ा बहुत नर्वस हुआ। फिर बाद में मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, ब्रदर सब ने सपोर्ट किया कि नहीं कोई बात नहीं, अपना बेस्ट दो, हारना जीतना वो बाद में देखेंगे।
तो मैंने अपना अच्छा बेस्ट दिया। 1-1.5 महीना कैंपेनिंग चली हमारी, उसमें स्पीच वगैरह दी, क्लासरूम टॉक्स करे हमने, पर्सन टू पर्सन गए हम, राइट। फिर लकीली जब रिजल्ट आया उसमें मैं जीत गया। नहीं भाई, मेहनत भी है आपकी, लकीली मेहनत लगती, बहुत मेहनत लगती है। आपने जिस हिसाब से आपने बोला कैंपेनिंग की, प्रचार किया आपने, बच्चों को इंडिविजुअली मिले, इनसे आपको सीखने के लिए भी बहुत मिलेगा। और ये इलेक्शन किसके बारे, मतलब इसमें इलेक्ट होके आप क्या बने और क्या आप कर सकते हो, वो भी बता दीजिए। जी, तो फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, भाई दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। तो कितने सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट देखने के लिए। तो फिर हम जीत गए एंड 50 में से 9 बच्चे जीतने थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट, ये इंटरनल इलेक्शन होते हैं फिर उन 9 में से। तो हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चूज करना था। एक्चुअली मैं प्रेसिडेंसी या वाइस प्रेसिडेंसी के लिए नहीं गया, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि अगर आप उस पोजीशन के लिए जाते हो तो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं और आपको आपकी स्टडीज़ पार्ट टाइम करनी पड़ती हैं। अच्छा, आपको कोर्सेज ड्रॉप करने पड़ते हैं। नॉर्मली हम हर सेमेस्टर में 5 कोर्सेज लेते हैं, तो अगर आप इस पोजीशन के लिए जाओगे तो आपको 2 या 3 ही रखने पड़े, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और उनको ट्रैवल करना पड़ता है। अच्छा, बिकॉज वो फिर फेडरल लेवल पे काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ऑटवा चले गए, एडमिंटन चले गए, तो उधर मीटिंग्स होती हैं। सीखने को भी बहुत मिलेगा, बहुत सीखने को मिलता है। और एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट वो चीज तक जाना थोड़ा सा मुश्किल लगा मेरे को। पैसे भी इकट्ठा करने होते हैं भाई, फीस भी भरनी होती है, और खर्चे भी निकालने। स्टडी परमिट पे है तो हमें टाइम पे स्टडी कंप्लीट करनी है। हाँ, ये भी कोर्सेज ड्रॉप नहीं कर सकते, राइट। तो फिर उस 2 पोजीशन के लिए यहाँ के नेटिव लोग ही गए जो जीते थे। और आपने जो ये इलेक्शन थे, तो जो आपके दूसरे बच्चे जो वोट देने वाले थे, उसमें अपने देसी इंडियंस कितने थे और तकरीबन गोरे कितने थे? अब मैं सेट की बात करूँ तो अराउंड लाइक 40-60 हम कह सकते हैं। 40% इंडियंस हैं, बहुत अच्छी अमाउंट है। और आपको वोट्स भी आई गेस सबसे ज्यादा वहीं से हाँ, मिले होंगे। और मेरे को वोट मोस्टली हमारी खुद की कम्युनिटी से मिले, बाकी मुझे मिक्स भी मिले, मुझे गोरों से भी मिले, इधर फिलिपिनो से, कुछ ब्लैक से मिले, बिकॉज मैं ऑलरेडी वॉलंटियर कर चुका था, तो कनेक्शंस बने हुए थे अच्छे, उस चीज़ का बेनिफिट मिला मेरे को। तो मतलब कहने की बात यह है, अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हो तो उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा, कोई उसका नुकसान नहीं। कहीं ना कहीं पे जाके कोई ना कोई कनेक्शन आपके काम आएगा ही। और कनाडा में कनेक्शन इज एवरीथिंग एंड बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ स्टडीज। ठीक है, वो कि भाई स्टडीज के कॉस्ट पे नहीं आना चाहिए, बट इफ यू कैन बैलेंस तो फिर कर लो। स्टडीज तो सभी करते हैं, सभी ने करके चले जाना है। अगर आप कुछ अच्छा चाहते हो अपनी जिंदगी में, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यू हैव टू मैनेज, राइट। नहीं, ये आई कंप्लीटली एग्री। मैंने भी बहुत ही मेरे बैचलर्स में ऐसे बहुत सारी जगह काम किया है। वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस भी होता है कि एकेडमिक्स भी हम मैनेज कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे में एसपी क्लब था, फिर मैं स्पोर्ट्स में सेक्रेटरी था, हम इवेंट करवाते, फेस्ट करवाते, उसका अलग ही मजा है। रात भर जाग के भी इवेंट कर देते थे हम। और अच्छी बात ये थी मेरी एक्सपीरियंस में कि मेरे एकेडमिक्स में नंबर भी बहुत अच्छा है। मैंने लाइक 4 GP होती है हमारी यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी आई थी 3.8, दैट इज टू गुड। सेकंड में मेरी आई थी 3.94, थर्ड और फोर्थ में 4 में से 4। भाई साहब, मैं डायरेक्टर भी था, मैंने वो चीज़ भी करी, मैंने स्टडीज भी मैनेज करी, उसके साथ साथ भी मैं पार्ट टाइम जॉब हम पार्ट टाइम जॉब के बारे में आते हैं कुछ ही देर में। लेकिन एक चीज़ अगर आप बताना चाहे कि ये जो आपका एक्सपीरियंस था वो काम आया आपको, कोई रियल एग्जांपल अगर आप दे। यहाँ पे जब आप CNRL में जॉब लेने गए तब क्या वो काम आया था, पूछा गया था आपसे इंटरव्यू में? डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस बहुत काम आया। ये एक्सपीरियंस वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स था मेरे रेज्यूमे में। ओके, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही था कि मैं डायरेक्टर था कॉलेज का। स्टूडेंट बॉडी, अभी जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो आप एक बार बता दो एक ही लाइन में, डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट बॉडी मतलब उसका काम क्या होता है? तो
जो स्टूडेंट एसोसिएशन होती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट एडवोकेट होते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आती हैं कॉलेज में, राइट, इश्यूज होते हैं स्टडीज़ के रिलेटेड, या कोई एग्जाम में चीटिंग करता पकड़ा गया, कोई असाइनमेंट में इधर उधर से आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज से कॉपी कर लिया ना, या किसी की असाइनमेंट कॉपी करके डाल दी, उस टाइम पे फिर उनको मिसकॉन्डक्ट्स पड़ जाते हैं। उस टाइम पे फिर बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि हम इसको कैसे डील करें, हैंडल कैसे करें, राइट। पर उस टाइम पे वी आर देयर टू हेल्प देम एंड सपोर्ट देम कि इस सिचुएशन में आपको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। उनकी फिर एकेडमिक चेयर से मीटिंग होती है, उनको नहीं पता होता हम कैसे क्या क्या राइट्स है, क्या उनके हक क्या, उनको पता नहीं होता। तो उस टाइम पे हम उनको हर चीज समझाते हो। और दूसरा काम है हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं उनके लिए, राइट। अगर हम एकेडमिक्स में हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। और वीकली हम ब्रेकफास्ट भी रखते हैं, फ्री ब्रेकफास्ट, वो भी स्टूडेंट एसोसिएशन का काम है। तो ऐसे करके काफ़ी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं। और जो ये पोजीशन है ये अनपेड नहीं है, वॉलंटियरिंग नहीं है, और ये पेड होती है। सो भाई ने अच्छा खासा कमा। इफ यू वांट टू शेयर द नंबर, अगर आपको तो अगर डायरेक्टर की मैं बात करूं, आपको अराउंड $1000 पर मंथ मिलते हैं, बराबर। एंड एक साल के लिए एक साल का होता है, हर साल फिर नए इलेक्शंस होते हैं। सो $12,000 अराउंड $12,000 आपको मिल जाता है अराउंड। एंड ये इतना अगर पार्ट टाइम आप करते हो तो भी इकट्ठा नहीं होता है बेसिकली 20 आवर्स आपको पार्ट टाइम करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, इसके बाद पार्ट टाइम की जरूरत ही नहीं बचती। और ये आवर्स में काउंट होता है इसके आवर्स, या कुछ कॉलेज में होता है? हाँ, ऑन कैंपस होता है। आप कितना मर्जी करो। सो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। एंड कमिंग टू पार्ट टाइम, इसके साथ आपके खर्चे मेंटेन करने के लिए, फीस पे करने, क्या क्या पार्ट टाइम काम किया एंड क्या क्या उसमें दिक्कतें आई बेसिक। सो दोस्तों, यहाँ पे भाई के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ है। एंड इसको डिस्कस करते करते हमारा जो पॉडकास्ट है बहुत ही लंबा चला गया है। सो इसकी वजह से मेरे को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा। सेकंड पार्ट में हमने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बात की है, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब के बारे में, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी वाला कितना कमाता है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब यहाँ पे सेफ होती है, नहीं होती है, क्या क्या उसमें डिफ़िकल्टी चैलेंजेस होते हैं, पे रेट कैसा होता है, इन सब के बारे में इन डिटेल में बहुत ही अच्छी बातें हुई है। सो आप मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मैं आपको पोस्ट करूँ वीडियो पोस्ट करूँ आप नोटिफाइड हो जाए। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है एंड आपके दिमाग में और कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप कमेंट में ज़रूर डाल देना, ताकि एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहिए था या फिर आपको कुछ और जानना है, तो कमेंट में ज़रूर डाल देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। एंड टिल देन, एंड जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।